नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल मिली है और इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ही संसद के 875 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल मिली है और इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को किए गए कॉल में कॉलर ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने का दावा किया है। उसने कहा है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मोदी सरकार। मालूम हो कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को गुमनाम नंबर से कॉल प्राप्त हुए थे। इस महीने की शुरुआत में वकीलों को यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में गुमनाम नंबरों से कॉल आए थे, जिसमें पंजाब के हुसैन वाला फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा का जो उल्लंघन की जिम्मेदारी भी ली गई थी। उस वक्त कॉलर ने सिख फॉर जस्टिस का सदस्य होने का भी दावा किया था। तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को एक गैर सरकारी संगठन लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से परहेज करने की चेतावनी भी दी गई थी। लॉयर्स वॉयस ने पीएम की सुरक्षा भंग की जांच की मांग भी की थी। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजियां अब तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जिन्ना को हमारी पार्टी ने नहीं लाया बल्कि अखिलेश यादव लेकर आए हैं। अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, वे दुश्मन मानेंगे भी कैसे जो कि जिन्ना से प्यार करते हैं। पाकिस्तान से इनकार कैसे कर सकते हैं। अखिलेश यादव का बयान दुखद और चिंताजनक और शर्मनाक है। अखिलेश यादव अपने बयान पर पश्चाताप करें। 2017 के बाद यूपी में विकास की राजनीति शुरू हुई है और इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने अब तक उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी करने को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। संबित ने कहा कि अखिलेश उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सूची में अधिकतर उम्मीदवार गुंडे और मवाली भरे पड़े हैं। उन्होंने पता है कि अगर वे सूची जारी करेंगे तो जनता के सामने उनकी पोल खुल जाएगी। संबित पात्रा इतना कहकर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जेल गए उम्मीदवार नाहिद हसन को भी लेकर उन्होंने अखिलेश सरकार को घेरा। उन्होंने संबित पात्रा ने कहा कि अगर आतंकी कसाब जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी चुनाव में उतारने से गुरेज नहीं करते। रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। अमेरिका ने चीन को आगाह किया है कि वह इस मौके पर फायदा ताइवान में अपना दखल बढ़ाने के तौर पर ना उठाएं। अमेरिका ने चीन की पहले ही घेराबंदी कर रखी है। ताइवान को लेकर चीन के इरादे नेक नहीं है। जहां अमेरिका व अन्य देश उसे लगातार आगाह कर रहे हैं, वहीं ड्रैगन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस 2 युद्धपोत, एक फिलीपींस के समुद्र में तो एक अन्य जापान के योकास्का में तैनात कर दिया है और इसके जरिए उसने चीन को सख्त संदेश दिया है कि वह ताइवान से दूर रहे। उधर चीन ने भी अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती के जरिए अमेरिका को जवाब दिया है। पीएलए ने रविवार को ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी वायु रक्षा क्षेत्र में 39 लड़ाकू विमान भेजे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर J-10 और J-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस बीच ताइवान की वायुसेना ने हवाई गश्त और जमीन से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को सक्रिय कर दिया है ताकि पीएलए को किसी भी आक्रामकता से रोका जा सके। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार पीएलए ने अमेरिका अभ्यास के मुकाबले में इतनी बड़ी तादाद में लड़ाकू विमान जो हैं वो तैनात किए हैं। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले संसद के 875 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। रविवार को संसदीय अधिकारी सूत्रों ने मुताबिक
उन्होंने बताया है कि 20 जनवरी तक 2,847 कोविड टेस्ट कराए गए थे, जिसमें से 875 संसदीय कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि राज्यसभा सचिवालय में कुल 915 टेस्ट हुए, जिसमें से 271 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 4 से 8 जनवरी के बीच राज्यसभा सचिवालय में 65, लोकसभा सचिवालय में 200 और अन्य सेवाओं में 133 लोग संक्रमित पाए गए। देश में कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बजट सत्र में कठोर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाएगा। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों के तहत इस महीने के अंत तक 50% अधिकार व सदस्यों को घर से काम करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि विकलांग और गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने में छूट दी गई है। नए आदेश के तहत भीड़ से बचने के लिए सचिवालय के खुलने व बंद होने के समय में परिवर्तन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रविवार को कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नायडू की कोरोना रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई है। यह दूसरी बार है जब वह कोरोना वायरस की चपेट में आए। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। संभावना है कि वे बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोविड संक्रमित पाए गए हैं और वह अभी हैदराबाद में है। वह एक हफ्ते तक के लिए खुद को उन्होंने आइसोलेशन में कर रखा है। उन्होंने उनके संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट होने और कोरोना जांच कराने की सलाह भी दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर समाज को भ्रमित कर और मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कभी किसी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो मेरठ में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दौरान एक चौराहे का है। संजीव बालियान सहित अन्य भाजपा के नेता मंच पर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ की आड़ में कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी बताकर वायरल किया जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया है और ना ही उनकी सोच ऐसी है। कुछ लोग बेवजह उन्हें और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंत्री ने भी देर रात ट्वीट कर वायरल वीडियो का खंडन किया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल मिली है और इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ही संसद के 875 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। पंजाब और उत्तराखंड के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर आज फैसला होना है और कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी चल रही है। इसमें पंजाब और उत्तराखंड के बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है। बघेल बोले कि भाजपा लोगों को बांटने की राजनीति करती है। धर्म के आधार पर बांटकर वो लोग जो है वोट पाना चाहते हैं। आप नेता राघव चड्ढा दोपहर बाद पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात भी उन्होंने करेंगे और चड्ढा पंजाब के को इंचार्ज हैं। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान वो मुख्यमंत्री
चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर हुई प्रवर्तन निदेशालय के छापेमारी और अवैध खनन का मुद्दा भी उठाएंगे। पंजाब में 20 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए कल्याणी की 25 जनवरी को 1 फरवरी तक प्रत्याशी का नामांकन जो है वो शुरू हो जाएगा। 4 फरवरी तक नामांकन वापसी का भी मौका होगा। उत्तराखंड के बचे हुए सीटों पर आज कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज होगी। इस बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत की सीटों पर भी फैसला हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में 17 जनवरी की रात पीएचडी की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को वसंतकुंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर शाम से पकड़े गए आरोपी की पहचान मूल रूप से पश्चिम बंगाल निवासी अक्षय दोलाई के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से छात्रा का मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल आरोपी की स्कूटी और कपड़े बरामद हुए हैं। आरोपी भीकाजी कामा प्लेस स्थित मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता है और दक्षिण पश्चिम जिला डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि जेएनयू में छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास की सूचना 17 जनवरी को मिली थी। सूचना मिलते ही डीसीपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। मामला दर्ज करके उन्होंने छानबीन की, जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चन्नी ने कहा है कि जो लोग 4.5 साल में कुछ नहीं कर सके वह अब क्या करेंगे। कैप्टन के बयानों का कांग्रेस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और अपने विधानसभा क्षेत्र श्री चमकौर साहिब में चुनावी मुहिम का आगाज करने के लिए रखे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डलवाने के मौके पर चन्नी ने कहा कि लोगों को पता है कि कैप्टन ने भाजपा के साथ समझौता कर पंजाब तथा कृषि को नुकसान पहुंचाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कांग्रेसी विधायकों के रेत के कारोबार में लिप्त होने संबंधी बयान पर चन्नी ने कहा कि जब सांप निकल गया तो लकीर खींचने का कोई फायदा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिना मतलब के पानी में लाठियां मार रहे हैं। जिस पार्टी में कैप्टन मुख्यमंत्री रहे हो वहां से जब उन्हें हटा दिया गया तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। वहीं विक्रम सिंह मजीठिया और द्वारा अवैध खनन संबंधी लगाए आरोपों पर सीएम ने कहा है कि मुझे तपाया जा रहा है। मंत्री चन्नी ने दावा किया है कि जिस तरह जो है 3 महीनों में चमकौर साहिब में विकास कार्य हुए हैं उससे लोग खुश हैं और लोग हमारी पार्टी का ही साथ देंगे। ड्रग मामले में फंसे सीनियर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और इससे पहले हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को मजीठिया को मिली अंतरिम जमानत को 24 जनवरी तक बढ़ा दिया था। मजीठिया के वकील के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते सुनवाई टाली गई थी। पंजाब सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। इस दौरान पंजाब सरकार ने बताया था कि मजीठिया जांच में शामिल तो हो गए हैं लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है यदि अगली सुनवाई पर बहस नहीं की गई तो अंतरिम जमानत का आदेश वापस ले लिया जाएगा। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने नशे की तस्करी के आरोप में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद से मजीठिया लापता चल रहे थे। पुलिस ने कई जगह छापे मारे थे लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगे। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मजीठिया ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और साजिश के तहत दर्ज करवाई गई है। सत्ताधारी दल ने चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए ऐसा किया है। वहीं पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि यह केस तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है और मजीठिया से पूछताछ जरूरी है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की है कि मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जाएगा। मजीठिया की ओर से मुकुल रोहतगी और पंजाब सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने बहस की थी। जम्मू कश्मीर में 2-3 दिन से जारी बारिश और भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू संभाग में सीजन की जो है ये सबसे ज्यादा बर्फबारी है जिससे सड़कों के साथ पानी और बिजली की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन में भूस्खलन और बर्फ की फिसलन से हजारों वाहन फंस गए हैं। सबसे ज्यादा ट्रक हैं जिन्हें ऊधमपुर के जखैनी के साथ रठियान और टिकरी गरनई मांड में रोका गया है। खराब मौसम में कटड़ा, साजी छत, चौपर सेवा भी बंद रही। हालांकि भैरव घाटी रोपवे सेवा चलती रही। सरकारी अमला सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने में जुट गया है। इस बीच अगले 24 घंटों में भी कुछ इलाकों में बारिश
और भारी बर्फबारी जो है वो देखने को भी मिल सकती है। 25 जनवरी से मौसम साफ होने के भी आसार हैं। 2 दिन में जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नत्था टॉप में 90 सेंटीमीटर पानी और पटनी टॉप में 45 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। रविवार को भद्रवाह में 9 सेंटीमीटर, बटौत में 3 सेंटीमीटर, बनिहाल में 3 सेंटीमीटर व कश्मीर के काजीगुंड में 14 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। इसी तरह से पहलगांव में 7 सेंटीमीटर, कोकरनाग में 15 सेंटीमीटर, गुलमर्ग में करीब 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कटला में जो है सर्वाधिक 50 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बटौट में 40 mm, जम्मू में 14 mm, श्रीनगर में 7 mm, काजीगुंड में 25 mm जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल मिली है और इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ही संसद के 875 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के भोगीपुरा में सोमवार की सुबह वाल्मीकि बस्ती में गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 8 लोग झुलस गए। हादसा सुबह तकरीबन 8:15 बजे के करीब हुआ। वाल्मीकि बस्ती निवासी विनोद के घर में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग से परिजनों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान विनोद, उनकी पत्नी कमलेश, बेटा, भतीजी सहित 8 लोग झुलस गए। मोहल्ले के लोगों ने सभी को बाहर निकाला है। सूचना पर पुलिस पहुंची। सिलेंडर फटने से घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर जो है वो काबू पाया। झुलसे हुए लोगों को एसएन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि सभी की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। हादसा सिलेंडर में आग लगने से बताया गया है। इसके कारण लीकेज भी हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अपने 13 सूत्री पंजाब मॉडल को सूबे के भविष्य की तस्वीर के रूप में पेश कर रहे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि उनका पंजाब मॉडल या तो कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा होगा या फिर घोषणा पत्र नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल है तो नवजोत सिद्धू है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की मांग को फिर से बुलंद करते हुए कहा कि पंजाब की जनता दुविधा में है और अगर यह दुविधा दूर हो गई तो पार्टी इस चुनाव में 70 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। चंडीगढ़ में रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल के एजेंडे को फिर से विस्तार पूर्वक जो है वो रखा जाएगा। वहीं राज्य में पार्टी और सरकार से जुड़े मुद्दे भी इशारों में उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता के सामने आज ये सवाल है कि प्रदेश को दलदल से बाहर कौन और कैसे निकालेगा। इसके लिए रोड मैप जो है वो तैयार होना चाहिए और अगर इस रोड मैप को घोषणा पत्र के रूप में पेश किया गया तो कांग्रेस की जीत पक्की है। जनता उसी पर भरोसा करेगी जो रोड मैप पेश करेगा। खजाना कैसे भरेगा, विदेश का रुख कर रहे युवाओं को पंजाब में रोजगार कैसे मिल सकेगा, युवाओं को उद्यमी कैसे बनाया जा सकेगा और कृषि क्षेत्र को फिर से कैसे प्रफुल्लित कर किसानों का जीवन सुधारा जा सकता है, लोगों की यह दुविधा दूर करनी होगी। चुनाव के माहौल के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत अपने बयानों से लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि बाबरी के बाद हिंदुस्तान में हमारी एक लहर थी, अगर हम उस
समय उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव लड़ते तो देश का पीएम आज शिवसेना पार्टी का होता, लेकिन हमने बीजेपी को आगे आने दिया, जिससे हमें ही कीमत चुकानी पड़ रही है। राउत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। इससे पहले कल ही शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी पर जमकर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं होता। शिवसेना ने अपना हिंदुत्व कभी भी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि बीजेपी के साथ 25 साल का गठबंधन में शिवसेना जो है उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ धोखाधड़ी की, इसलिए उनसे दूर होना पड़ा। इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, यह बीजेपी की नीति है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर लाएंगे। महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में दिल्ली पर भी कब्जा करने का सपना जल्द ही पूरा किया जाएगा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ो। शिवसेना की पूरी तैयारी है, लेकिन शर्त है कि ईडी और दूसरी एजेंसियां पीछे न लगाई जाएं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने रविवार को कहा कि बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। बीजेपी में बहू बेटियों का सम्मान सुरक्षित है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार पार्टी कार्यालय पहुंची अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी को चुना है। बीजेपी सरकार में महिलाओं का सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और दूरदृष्टि से समाज में बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। अपर्णा ने आगे कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने देश को बचाया है। मैं एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बीजेपी जरूरी है। बीजेपी जीतेगी तो देश और प्रदेश दोनों की तरक्की होगी, गरीबों का कल्याण रहेगा और बहू बेटियां जो है सुरक्षित रहेंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प पूरा होता रहेगा। आपको बता के दें कि समाजवादी पार्टी छोड़कर दिल्ली में बीते दिनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लखनऊ में अपर्णा यादव बीजेपी कार्यालय आई थी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अपर्णा यादव कांग्रेस छोड़कर आई। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया, प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा तीनों ही नेताओं का बीजेपी परिवार में स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र से अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अजय प्रताप सिंह अल्लाह भैया गोंडा जिले की कर्नलगंज सीट से 2017 में चुने गए थे। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर पाई है। पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे। तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। यानी कि 403 में से बीजेपी में अब 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है और 25 जनवरी यानी कि मंगलवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है। उम्मीद की जा रही है कि तीन सीटों को लेकर बीजेपी इन दिन अपने जो है सारे पत्ते खोल सकती है और बीजेपी ने अपने 194 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक जारी की है। इसमें मुख्य तौर पर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के भी नाम शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल मिली है और इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका ने चीन को चेताया है। देश में 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ही संसद के 875 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि कुछ लोग एक वीडियो के नाम पर ब्राह्मण समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।